नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं कक्षा, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को हम 4 भागों में पढ़ते हैं: इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक का भाग, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है साहित्य, अर्थात ऐसा ग्रंथ या ऐसी पुस्तक या ऐसा साहित्य जिसमें धन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अर्थात किस किस तरह की तरीके से कहाँ से धन को प्राप्त किया जा सकता है, किन किन विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, किन किन तरीकों से धन कमाया जा सकता है। इस तरह से जो धन के बारे में जो विवरण मिलता है, धन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उस पुस्तक को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो समाज के 4 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र में हम आज शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का पहला अध्याय, जिस पहले अध्याय का नाम है पालनपुर की कहानी। ये पालनपुर एक गांव का नाम है। ये कोई गांव, ये कल्पना मानी गई है कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में लोग रहते हैं, जिसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग व्यवसाय से संबंधित लोग रहते हैं, जहां पर किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से एक गांव की कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला अध्याय है अर्थशास्त्र का, पालनपुर की कहानी। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र। पालनपुर की कहानी में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वहां पर पालनपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार वहां रहते हैं। 450 परिवारों में से कुछ ऐसे परिवार हैं जो पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, तो कुछ ऐसे परिवार हैं जो उस वर्ग के भी हैं। वे जो परिवार जो लोग रहते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, उनके तो मकान पक्के बने हुए हैं, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं और कच्चे मकान भी बनेंगे। यहाँ पालनपुर में जो रहने वाले लोग हैं, उनके आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन कृषि के साथ साथ अन्य स्रोत भी है। लेकिन रोजगार का जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि, अर्थात खेती। इन खेती के अतिरिक्त ये लोग अन्य काम भी करते हैं। अन्य काम क्या करते हैं? जैसे परिवहन का काम है, जैसे डेयरी उद्योग है, जैसे भवन निर्माण का काम है, इसी तरह कोई छोटे मोटे उद्योग चला रहे हैं। तो मुख्य कार्य जो रोजगार का वो कृषि है। कृषि के अतिरिक्त भी रोजगार के साधन है। जो कृषि के अतिरिक्त जो रोजगार है, उनको हम गैर कृषि कार्य कहेंगे। यानी जो कृषि से संलग्न नहीं है, वो सभी गैर कृषि कार्य, और जो कृषि पर आश्रित है, कृषि पर रोजगार प्राप्त करते हैं, उसको कृषि कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर पालनपुर में जो खेती है वो मुख्य क्रिया है, तथा अन्य गैर कृषि क्रियाएं भी है। अन्य गैर कृषि क्रियाओं में परिवहन है, विनिर्माण का कार्य है, डेयरी उद्योग है। इस तरह से अन्य कार्य भी वहाँ पालनपुर में है। इस तरह से पालनपुर के लोग अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग कार्य से जुड़े हुए हैं। ये पालनपुर एक छोटा सा गांव है, और पालनपुर के पास में एक थोड़ा सा बड़ा सा गांव है जिसका नाम है रायगंज, जिसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इस पालनपुर से रायगंज जाने के लिए एक सड़क मार्ग है, और इस रायगंज से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बड़ा कस्बा आता है जिसका नाम है शाहपुर। इस तरह से पालनपुर रोड से रायगंज और शाहपुर को जोड़ने का काम किया जाता है। इस सड़क मार्ग पर बैलगाड़ियां भी चलती हैं, मोटर गाड़ियां भी चलती हैं, और इस तरह से भैंसा गाड़ी भी चलती है। इस तरह से छोटे गांव को बड़े गांव तक जोड़ने के लिए, कस्बे से जोड़ने के लिए बैलगाड़ी के साथ साथ पशु गाड़ियां भी चलती है। ये गाड़ियां क्या करती हैं? गांव में जो उत्पादित माल होता है उनको शहरों तक पहुंचाते हैं, और शहरों में जो पक्का माल निर्मित होता है वो गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह से जो काम करते हैं वो परिवहन के रूप में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। और रोजगार जो परिवहन के रूप में प्राप्त करते हैं, ऐसी क्रिया को गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर शिक्षा की भी व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। शिक्षा के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है। इसी तरह से चिकित्सालय की व्यवस्था है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ लोगों का इलाज भी किया जाता है। तो शिक्षा और चिकित्सा की भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन। अभी तक हमने
पालनपुर गांव के परिचय के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे लोग उत्पादन तो करते हैं, चाहे वो खेती का हो, चाहे उद्योग का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उत्पादन करते समय हमें किन किन साधनों का जरूरत पड़ती है, किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो उत्पादन के साधन मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। एक होती है भूमि, एक होता है श्रम, एक होती है भौतिक पूंजी और दूसरा होता है मानवीय पूंजी। अब हम इस उत्पादन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि आवश्यक है। वो चाहे कृषि कार्य हो, चाहे विनिर्माण कार्य हो, चाहे परिवहन का कार्य हो, किसी तरह का कार्य हो, भूमि के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। चाहे आप कुछ भी काम करें, लेकिन उसके लिए भूमि आवश्यक है। तो उत्पादन के साधनों में सबसे पहले जो आवश्यक वस्तु है वो है भूमि। दूसरा है श्रम। भूमि पर काम करेंगे, चाहे फैक्ट्री लगा दी हो, चाहे डेयरी लगा दी हो, चाहे निर्माण का कार्य चल रहा हो, चाहे परिवहन का हो, भूमि पर चल तो रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए, उसको काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के साधनों में पहला भूमि और दूसरे श्रम की जरूरत पड़ती है। तीसरा है भौतिक पूंजी। पूंजी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भौतिक पूंजी जिसमें हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, औजारों का प्रयोग करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, वो सभी पूंजी भौतिक पूंजी कहलाती है। लेकिन ऐसी पूंजी जो मानव के दिमाग के द्वारा कार्य किया जाता है, मानव के विवेक से काम किया जाता है, मानव की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, वो ऐसी बुद्धि जो शिक्षित होती है, प्रशिक्षण लेकर कार्य करती है, ऐसी जो पूंजी होती है उन सभी को मानवीय पूंजी कहते हैं। तो पूंजी को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक भौतिक पूंजी, दूसरी मानवीय पूंजी। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे भौतिक पूंजी के बारे में। भौतिक पूंजी को भी 2 भागों में बांटते हैं। जैसे हमारा ये विद्यालय है, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये जो भवन बना है, जो भवन में बैठे हम सभी, तो ऐसी स्थिति में जो भवन है एक बार बना दिया, अब हर बार नई कक्षा आएगी, वो इसी कक्षा में बैठेगी, इसी हॉल में बैठेगी, उसके लिए बार बार नई कक्षा नए हॉल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो हॉल बना हुआ है, जो भवन बनाया है, ये जो हमारी पूंजी है, ये स्थायी पूंजी है। कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी है। लेकिन इस स्थायी पूंजी है, लेकिन शिक्षा तो हो रही है, लेकिन हर महीने यहाँ बिजली का बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, अध्यापकों को वेतन देना पड़ता है। ये जो व्यय हो रहा है, ये जो पूंजी हो रही है, ये पूंजी कहलाती है कार्यशील पूंजी। इस तरह से जैसे किसान ने नलकूप खुदवाई है और खेत के चारों तरफ बाड़बंदी करवाई है, तो हर बार खेती करेगा, हर बार कृषि करेगा, उतनी बार नलकूप नहीं करेगा, उतनी बार खेत की बाड़बंदी नहीं करवाएगा। तो इस तरह से खेत की बाड़बंदी, खेत के भंडारण के लिए भवन और खेत में खोदा गया नलकूप, ये सभी स्थायी पूंजी में आएंगे। किसमें आएंगे? स्थायी पूंजी में। लेकिन उसी किसान को बार बार खाद लाना पड़ता है, बीज लाना पड़ता है, श्रमिकों को मजदूरी देनी पड़ती है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। ये जो कार्य है, जिसको जितनी बार फसल लेंगे उतनी बार ये व्यय करना पड़ता है, उस पूंजी को कहेंगे कार्यशील पूंजी। अर्थात स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर हुआ? स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसके ऊपर व्यय करने के बाद उसका बार बार उपयोग किया जाता है। जैसे किसान के द्वारा खोदा गया नलकूप, खेत के द्वारा की गई बाड़बंदी, भंडारण के लिए भवन, इसी तरह विद्यालय का भवन, विद्यालय का फर्नीचर, ये सभी कार्य, ये सभी स्थायी पूंजी। लेकिन जितनी बार हम उत्पादन करेंगे उतनी बार भी हम पूंजी को व्यय करेंगे, वो जो पूंजी होगी वो कहलाएगी कार्यशील पूंजी। जैसे किसान के द्वारा खरीदा गया खाद बीज, किसान के द्वारा श्रमिकों को दी गई मजदूरी, किसान के द्वारा बिजली का भरा गया बिल, इस तरह से विद्यालय में अध्यापकों को दिया गया वेतन, बिजली का बिल, ये सभी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इस तरह से भौतिक पूंजी को हम 2 भागों में बांटा, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। सबसे उत्पादन का जो अंतिम महत्वपूर्ण साधन है वो है मानवीय पूंजी। अगर किसी व्यक्ति के पास में, एक उदाहरण के रूप में देख लें, उसके पास जमीन भी है और उस परिवार के लोग काम करने वाले भी, तो श्रमिक भी घर पे हैं और उसके पास धन भी है, वो नलकूप खुदवा सकता है, काम कर सकता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट करने वाला, विवेक से काम करने वाला, बुद्धि से काम करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी तीनों को आपस में जोड़ दे। ऐसा जब तक नहीं करेगा तब तक वह किसान के रूप में जमीन से उत्पादन नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं करेगा तब फैक्ट्री से उत्पादन नहीं होगा। अर्थात किसी भी क्षेत्र में जब उत्पादन किया जाएगा तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को जोड़ने का जो काम करता है उसी साधन को कहते हैं मानवीय पूंजी। इस तरह से सारा उत्पादन के जो साधन है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है मानवीय पूंजी। मानवीय पूंजी के बिना उत्पादन संभव नहीं। हाँ, सभी उत्पादन आवश्यक है, लेकिन सभी उत्पादनों को जोड़ने का काम केवल मानवीय पूंजी करता है।
इसी तरह से हमारा देश विकासशील देश है और विकासशील देश होने के नाते यहाँ की मानव पूंजी इन तीनों उत्पादनों का उपयोग करके, तीन उत्पादन के साधनों को जोड़ के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हमारा देश विकसित देश होने जा रहा है, विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका मुख्य कारण है मानव पूंजी का अधिकतम प्रयोग। इससे पहले भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था क्योंकि मानव पूंजी कमी थी। जो जो मानव पूंजी बढ़ेगी तब तक इन साधनों का भी प्रयोग होता रहेगा और ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ता रहेगा। तो इस पालनपुर गांव में भी जो उत्पादन होता है, चाहे वो कृषि हो चाहे गैर कृषि कार्य हो, इन चारों साधनों का प्रयोग किया जाता है। आज जो हमने पढ़ा पालनपुर की कहानी, पालनपुर गांव की कहानी, वहाँ किस तरह से अलग अलग तरह के परिवार के लोग रहते हैं, किस जाति के हैं, विभिन्न जाति के हैं, किस तरह के रोजगार है, कैसा उनकी रोजगार के साधन है, जीवनचर्या है, उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा उत्पादन के कितने साधन है और उन साधनों को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, अगला सूचना बिंदु होगा, अगले क्लास पढ़ेंगे। तब तक के सभी भैया बहनों का धन्यवाद, नमस्कार।